नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और डे 6 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाली श्रृंखला है ये। इसका अंग्रेजी वर्जन भी आपको मिलेगा, तो आप अंग्रेजी माध्यम के अगर अभ्यर्थी हैं तो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इसे शुरू करते हैं। ये भाग 2 जो आप देख रहे हैं ना, ये जैनिज्म के बारे में कहा गया है। जैन धर्म का पिछला जो लेक्चर था उसे हमने पिछले वीडियो में यानी डे 5 वाले में कवर किया है, तो पहले उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद तब इसे देखेंगे तो आपको आगे की जानकारियां अच्छी लगेंगी। क्रम से पढ़ा जाए तो इतिहास मजा देता है। और सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो कि परीक्षा उपयोगी है। यहाँ बात की जा रही है एक ग्रंथ के बारे में जो कि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। महावंश इसका नाम है। महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, इस तरह के ग्रंथ हैं। फिलहाल यहाँ महावंश के बारे में ये कहा गया, सिंघली अनुश्रुति पर यह आधारित है। सिंघली भाषा का नाम है और सिंघल द्वीप कहा जाता था श्रीलंका को। आज का समय जो है उसमें श्रीलंका कहा जाता है। पुराने समय में इसका नाम सिंघल द्वीप था। रानी पद्मिनी यहीं की थी ऐसा कहा जाता है। और बाद में इसे सीलोन कहा गया मध्यकाल में, और आते आते अब श्रीलंका बन गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया कि वो सकल जम्बू द्वीप का स्वामी था। जम्बू द्वीप या आर्यावर्त का एक दूसरा नाम, या आप कह लीजिए कि पर्यायवाची। आर्यों की जो भूमि थी, आर्यावर्त का मतलब संपूर्ण भारतवर्ष का भूभाग नहीं, आर्यों का जहाँ तक अधिकार था। जो दक्षिणी क्षेत्र था वहाँ तो द्रविड़ रहा करते थे और वो दक्षिणी क्षेत्र अभी भी दुर्गम था, मतलब कटीला था, वहाँ कोई जाता आता नहीं था। सभ्यता का प्रसार उधर बाद में होता है, मतलब विंध्याचल के दक्षिण वाला हिस्सा, नीचे का पोर्शन जो साउथ इंडिया आजकल हम लोग कहते हैं, बाद में वहाँ पे सभ्यता का प्रसार होता है और तेज होता है, और उत्तर भारत पिछड़ जाता है, दक्षिण भारत आगे निकल जाता है। खैर ये तो आज की बात। लेकिन उस समय में जितने भूभाग पे आर्यों का कब्जा था वहाँ पे जम्बू के वृक्ष यानी जो जामुन के वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो उस एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था, यानी जामुन के वृक्षों से घिरा हुआ द्वीप अर्थात जमीन का टुकड़ा। तो पूरे जम्बू द्वीप का स्वामी था चंद्रगुप्त मौर्य। और वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा आचार्य चाणक्य ने बताई ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे सम्राट अशोक हो, ये लोग चक्रवर्ती राजा थे। तो इसका मतलब है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक इनका प्रभुत्व रहता था। अब इसके बाद आप देखें, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का नाम दिया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र यहाँ के आचार्य थे, या अध्यक्ष आप कहें, कुलपति कह सकते हैं। और उस समय राजा हर्ष का शासनकाल था। दक्षिण पूर्व एशिया जहाँ पे हम भी रह रहे हैं यानी भारतवर्ष भी स्थित है, इसमें पहला हिंदू राज्य था श्रीविजय। ये एक अलग जानकारी है। और चीनी यात्री था ईद सिंह, उसके हिसाब से श्रीविजय नाम का ये जो क्षेत्र था या राज्य था, ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया बाद में। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और पहली शताब्दी मतलब पहली सदी जो है उसमें चीन जाकर बौद्ध कृतियों का इसने संकलन किया और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ग्रंथों का जमावड़ा है, वहाँ से लोग ले जाकर कॉपी किया करते थे और उसे ट्रांसलेट किया करते थे अपनी भाषा में। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार धर्मों का होता है और बौद्ध धर्म तो फैल ही गया पूरे एशिया भर। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप, महावीर ने अत्युत्तम आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति की थी, और ये जिम्ब्रिक नाम का या जिम्बिका गाँव कहा जा सकता है, वहाँ पर उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साल के वृक्ष के नीचे बैठकर ये ध्यान लगाए हुए थे, तो इन्हें सच्चा ज्ञान वहाँ पर मिलता है, मतलब वास्तविकता पता चलती है। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना पावा में की थी। ये आप देखिए, कहाँ पर कौन सी चीज हुई है वो आपको अनिवार्य रूप से मालूम होनी चाहिए। आगे की सूचना आपको ये बताती है कि अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा संगठित किया गया था। और 3री शताब्दी ईस्वी तक आते आते योगाचार, जिसे कि विज्ञानवाद भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। मतलब वो एक संप्रदाय के तौर पर सामने आता है। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो मैत्रेय नाथ थे, जिन्हें कि मैत्रेय भी कहा जाता था। सांख्य दर्शन जैन धर्म से काफी हद तक साम्यता रखता है। आपको उल्टा कहना चाहिए, जैन धर्म सांख्य दर्शन से साम्यता रखता है, क्योंकि सांख्य दर्शन पुराना है, ये वैदिक है, और जैन धर्म उसके बाद का है। तो इसलिए यहाँ साम्यता कौन रखता है ये पहचानना आसान है। मतलब पीछे भी आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें ये दिखाया गया था कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों की प्रेरणा सांख्य दर्शन से ली थी।
अब इसके बाद देखिए, अश्मक महाजनपद, ये भारत में स्थित महाजनपदों में सबसे दक्षिणी था। महाजनपदों का आप पूरा सीक्वेंस देखते हैं ना, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये महाजनपद पता लगते हैं। और इन महाजनपदों का ज़्यादातर जो संकेंद्रण था वो उत्तरी या उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी हिस्से तक ही था। दक्षिण में सिर्फ एक ही था, अश्मक, जिसकी राजधानी थी पैठन, जिसे कि प्रतिष्ठानपुर या पोतन भी कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। और सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और कन्नौज में किया। बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। भारत में कौन कौन सी लिपियां प्रचलन में थी उनका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई थी, इसका स्थान आप देख रहे हैं। अजित केश कम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। उन्होंने उच्छेदवाद यानी जो एनहिलेशन का सिद्धांत है उसको निकाल कर लोगों को दिया था। और केश कम्बलिन का नाम ऐसा विचित्र क्यों है, तो कहा जाता है कि इनके जो केश थे वो कभी काटते नहीं थे, मतलब उसको कभी शेव नहीं करते थे, कभी कटिंग नहीं करते थे। तो वो ऐसे ही बेहिसाब बढ़ते गए और इतने बड़े हो गए थे कि जब इन्हें बैठना होता था कहीं तो इन्हें आसन की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपने बाल को ही आसन की तरह से, मतलब कंबल की तरह से बिछाकर उसी पर बैठ जाते थे। और अज्ञेय की असाध्य वीणा आपने सुनी होगी, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि राजा को एक वीणा प्राप्त होती है और वो वीणा ऐसी होती है कि उसमें तार तो होते हैं लेकिन उससे स्वर नहीं निकल रहा होता है, कोई उसको बजा ही नहीं पाता है। तो उसका नाम रख दिया जाता है कि भाई ये सद नहीं रही है, मतलब इसे साधा नहीं जा रहा है, तो ये असाध्य है, तो असाध्य वीणा। और फिर ये चैलेंज जारी कर दिया जाता है, मतलब राजा के द्वारा मुनादी कर दी जाती है कि कोई जो इस वीणा को बजाएगा उसे उचित पारिश्रमिक पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब राज्य वगैरह उस समय राजा दिया करते थे, जागीरें दिया करते थे। तो केश कम्बलिन वहाँ पहुँचते हैं और वो अपना कंबल जैसा बाल बिछाकर बैठ जाते हैं और वो उस वीणा को बजाते हैं। तो इस तरह की कहानी है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। फिलहाल ये उच्छेदवाद का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, और इनका संबंध बौद्ध धर्म से था। ये ज़्यादातर बुद्धिज्म में विश्वास करते थे। अब देखिए, गांधार महाजनपद की अगर बात करें तो यूनानियों से पूर्व यहाँ पे हकमनी अथवा फारसी साम्राज्य, आप ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, तो इसका हिस्सा था। मतलब ये जो फारसी साम्राज्य है वो इसे अपनी पूरी कब्जे में लिए हुए था, गांधार वाले क्षेत्र को। और यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों तथा रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी। गांधार काफ़ी संपन्न था। भगवती सूत्र जैन धर्म का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐतिहासिक उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से नहीं। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अलावा स्वर्ग और नर्क के विषय का भी वर्णन है, मतलब स्वर्ग और नर्क का भी इन्हें ब्यौरा मालूम था। भगवती सूत्र के हिसाब से मुख्य बात यही है, महत्वपूर्ण ये क्यों है, यहाँ यही बात है कि भगवती सूत्र में जो महाजनपद है उनका इतिहास पता लगता है। और उसमें ये कहा गया है कि काशी और कौशल के 18 गढ़ राज्य, ध्यान दीजिएगा, 18 गढ़ राज्य जो कि पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था, लेकिन टिक नहीं पाते। मगध में पहले वैसी पावर नहीं रहती है। असल में कोई भी समूह हो, कोई भी गणतंत्र हो या कोई भी राज्य हो, जब तक राजा योग्य नहीं होता है, एक नेता की हैसियत से वो आगे नहीं बढ़ता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब राज्य उन्नति नहीं करता है। तो मगध को ऐसा नेतृत्व प्राप्त होता है बृहद्रथ वंश, जो बृहद्रथ वंश का समय है उस समय प्राप्त होता है। राजा बृहद्रथ और उनके बाद उनका बेटा जरासंध, ये जब लीडरशिप संभालते हैं तो मगध बहुत तेज फैलने लगता है। मतलब इतना तेज कि आसपास के जो राजा थे उनको कुचलना शुरू कर देता है। और उसके जस्ट बाद आप देखते हैं हर्यक डायनेस्टी। तो हर्यक वंश के समय में बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, इस क्रम में एक से एक योग्य राजा आते हैं जो कि बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं। तो मगध की स्थिति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक आते आते बहुत मजबूत हो जाती है। एक समय था कि काशी महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन मगध इसे भी कुचल देता है। तो ये कहानियाँ हैं। अब इसके बाद आप आगे देखें, स्यादवाद की चर्चा हो रही है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित था। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। मतलब बौद्ध धर्म जो है, या आप कह लीजिए कि गौतम बुद्ध, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। देखिए, वर्ण जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य शुरुआती वो नहीं था, लेकिन बाद में उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। और जब एक बार गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया तो उसकी वजह से लोगों के मन में ऊंच नीच का जो भाव है वो पैदा हो गया, शोषण शुरू हो गया, जो नीचे वाले थे उनको शोषित किया जाने लगा। तो ऐसे में बुद्ध ने अपना एक जो धर्म बनाया उसमें समानता रखी, ये अच्छी चीज़ है, एक समान। और वैदिक सभ्यता भी अगर एक समान रूप में ही चली होती, मतलब सबको समान देखा गया होता, तो निश्चित रूप से उसकी बुरी गति नहीं हुई होती। मतलब जितनी अच्छी स्थिति में वो थी वैसी ही बनी रहती। और बौद्ध और जैन धर्मों जैसे जो धर्म उसमें से निकल आए वो भी नहीं निकले होते, वो भी उसी में समाहित हो गए होते।
तो ये आपने देखा। अब इसके बाद आप आगे बढ़े, इसमें देखिए अंगुत्तर निकाय में ये कहा गया है, मतलब ये जो वाक्य आपने सुना ना कि वर्णविहीन हो जाता है, तो ये चीज, ये साक्ष्य हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। जैन परंपरा के हिसाब से यहाँ बौद्ध और जैन दोनों मिले हुए हैं, तो इसमें सावधानी पूर्वक देखिएगा। जैन परंपरा के हिसाब से 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और ये भगवान कृष्ण के समकालीन थे, उनके कंटेम्प्रोरी थे, उन्हीं का वंशज इन्हें माना गया है। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण से शुरू होता है, वीर निर्वाण इसका नाम है। कार्ले ये चैत्य है और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र का जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है और पहाड़ को काट के यहाँ चैत्य बनाया गया है। चैत्य ये शब्द जो है ये चिता से जुड़ा हुआ है और ये स्तूप से संबद्ध स्थान होते थे। अब भारत के सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में जो कार्ले का ये चैत्य और स्तूप वाला क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है। कई कई स्थानों पर चैत्य मिले हैं लेकिन स्तूप नहीं मिले। तो समस्या यह है कि अब लोगों के दिमाग में आएगा कि स्तूप कहाँ गए। तो बाद में आक्रमण बहुत सारे होते हैं, मध्यकालीन आक्रमण होते हैं, या जो बौद्ध धर्म के विरोधी राजा थे वो भी ऐसा करते हैं, तो वो स्तूपों को तहस नहस करवा देते हैं। तो ऐसे में स्तूप तो नष्ट हो गए, जो पत्थर के चैत्य थे वो मजबूत थे तो वो बचे रह गए। अब देखिए यहाँ ब्रह्मजाल सूत्र का नाम दिया है और इसमें यह कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों और जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनमें आपस में टकराव होता रहता था। ये जो उल्लेख किया गया है ना, इसमें आपस में मतभेद दिखाया गया है। ऐसा नहीं था कि बुद्ध आते हैं और अपना उपदेश दे देते हैं तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता है, बहुत से लोग उनका विरोध करते हैं और उन्हीं के समकालीन होते हैं और उन्हीं के समकक्ष होते हैं, मतलब उन्हीं के समान योग्यता वाले होते हैं। लेकिन क्रेडिट जिसको मिलनी रहती है या प्रसिद्धि जिसको मिलनी रहती है उसी को प्राप्त होती है। तो अंत में बुद्ध सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं, मतलब उनके विचारों को लोग स्वीकार कर लेते हैं, लोकप्रियता उन्हें मिल जाती है। फिलहाल आगे चलते हैं। आगे अगले पेज में आपको ये बताया जा रहा है कि गुप्त शासक था रामगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश में रामगुप्त जो थे वो रूलर थे। उन्होंने तीर्थंकर चंद्रप्रभु और पुष्पदंत की प्रतिमाएं बनवाई थी, मूर्ति बनाने का सिलसिला। और ये मूर्ति बनाने वाली जो लोकप्रियता है ना, या आप कह लीजिए कि मूर्ति बनाने का ज़्यादा प्रचलन कब होता है, ये महायान बुद्धिज्म का जब उदय होता है तब से। महायानी मूर्ति के उपासक थे और यहीं से मूर्ति निर्माण की कला ज़्यादा तेजी से फैलती। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे, ठीक है। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए थे। स्पष्ट बात है कि जहाँ शिष्य ज़्यादा होंगे वहीं उपदेश भी ज़्यादा होंगे। अब आप देखें कि मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके अस्थि अवशेषों पर बहुत सारे लोग दावा करते हैं, तो उसमें से आप देख रहे हैं मल्लों ने आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कर्षार्पण का दंड देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कर्षार्पण है ये मुद्रा हुआ करती थी, तो अगर बुद्ध का कोई स्वागत नहीं करेगा तो उसे इतना दंड देना पड़ेगा। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सभी लोग न चाहते हुए भी स्वागत करेंगे। वीर शैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे वासव ने की थी। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के पास में, यहाँ आप देख रहे हैं अजयगढ़ के पास में नचना कुठार नाम का स्थान है। ये जो नचना कुठार आप सुनते हैं ना, पार्वती जी की यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई, उनका मंदिर है। तो ये नचना कुठार नाम की जगह है अजयगढ़, यानी ये पन्ना जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश की। और यहाँ की मूर्ति कला में सर्वाधिक रामायण के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, मतलब ये महाकाव्य रामायण से प्रभावित है। अजंता की गुफा संख्या 16 में, ध्यान दीजिएगा जो गुफाएं हैं उसमें गुफा नंबर 16 में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है, जिससे कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो जोड़ है वो हमें पता लगता है। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है, मतलब जातक कथाओं को वहां पर खोदकर पत्थरों पर उकेर कर दर्शाया गया है। शंख लिपि के लेख भरहुत स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं और शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जो है ये गुंडिन मल्लम में प्राप्त होती है। और लिंग पूजा का जो पहला उल्लेख है वो मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। तो देखिए जो शिवलिंग की उपासना की जाती है या जो विग्रह की उपासना की जाती है उसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, पुराणों से प्राप्त होता है, वेदों से नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ है, ईरानी लिपि से ये निकली हुई है, ये आपने देखा। और जो पश्चिमोत्तर भारत था वहाँ पे बाहरी लिपियों और बाहरी सभ्यताओं का ज़्यादा जमावड़ा रहता था, बाहरी लोग आते थे, आक्रमण करते थे। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे और इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका थी। अब इसके बाद आप देखें कि पाशुपत संप्रदाय के बारे में क्या बात चल रही है। पाशुपत जो है वो शैव मत का, यानी शैव धर्म जो है, कुल मिलाकर यह सब जो है ये वैदिक धर्म ही है। उसी में से 2 सेक्ट बट गए हैं, जैसे हीनयान महायान आप देखते हैं, ठीक वैसे ही। तो शैव और वैष्णव, और कोई मतभेद आपस में नहीं है, बस ये है कि अलग अलग ईष्ट की उपासना लोग करते हैं।
तो यहाँ आप देखें कि शैव मत का जो सबसे पुराना संप्रदाय है वो है पाशुपत, और पशुपति कहा जाता है भगवान शिव को। इनके संस्थापक यानी पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। इसके जो संस्थापनकर्ता थे उनका नाम क्या है? लकुलीश है। नवधा शक्ति और नवधा भक्ति, इन दोनों की संकल्पना वैष्णव धर्म से निकल कर आई। 9 प्रकार की शक्ति और 9 प्रकार की भक्ति। अब देखिए, बेस नगर में जो गरुड़ स्तंभ है उसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। विदेशियों को क्यों नौबत आ गई इस तरह के स्तंभ बनवाने की? तो उनकी आस्था थी, जब वो आते हैं तो हमारे धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। श्वेतांबर परंपरा, श्वेतांबर और दिगंबर ये कहाँ पर है? जैनिज्म में है। तो श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से मल्लिनाथ जो है वो स्त्री तीर्थंकर है। अब आप देखिए ये कितनी ज़्यादा उदारवादी सोच से बिलोंग करते हैं। मतलब जो हीनयानी थे बौद्ध धर्म में, आप देखिए हीनयानियों को, और जैन धर्म में जो दिगंबर हैं वो निहायत ही कट्टर होते थे। मतलब उनका ऐसा मानना था कि निर्वाण का अधिकारी सिर्फ पुरुष होता है, महिलाएं नहीं, और महिलाओं को न तो बौद्ध मठ में प्रवेश करना चाहिए, न जैनिज्म के जो महावीर स्वामी के द्वारा बनाए हुए नियम है उनका पालन करना चाहिए। मतलब महिलाओं को ये दूर ही रखते थे। बाद में मजबूरन गौतम बुद्ध को जो उनका मठ था उसमें महिलाओं को शामिल करना पड़ता है, लेकिन महावीर स्वामी इस मामले में अंत तक तटस्थ रहते हैं। भले ही उन्होंने खुद सांसारिक सुख भोग कर ही अपना जो सन्यासी जीवन है वहाँ प्रवेश किया था। 30 साल तक तो वो गृहस्थी थे। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। अब श्वेतांबर परंपरा थोड़ी सी आधुनिक सोच वाली थी, मतलब इसमें इनोवेशन था। तो इन्होंने कहा कि मल्लिनाथ जो है वो असल में स्त्री थे। अब देखिए, मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु, इसको जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है। कुणिक। घोषिताराम विहार ये कौशाम्बी में है, और प्रसिद्ध सेठ यानी श्रेष्ठी घोषिताराम इनका नाम था, घोषित राम नाम था असल में। इन्होंने गौतम बुद्ध के निवास के लिए इस प्रासाद को बनवाया था। तो इस तरह के राजा महाराजा सेठ जो थे वो धर्मों को, मतलब खास तौर पे जैन और बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। भागवत धर्म का पहला ज्ञान ये यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस के द्वारा प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, भागवत धर्म का जो अनुयायी है उसके तौर पे कहा गया है। ज्ञान प्राप्त होता है वो तो हमें अपने ग्रंथों से प्राप्त होता है। भागवत धर्म के अनुयायी के तौर पे हम हेलियोडोरस को देखते हैं, और आपने पीछे देखा कि इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। पिपरहवा, जिसे कि आधुनिक समय में कपिलवस्तु कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कपिलवस्तु वहीं पर है। तो ये इसका आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दे रखा है, और ये कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपको प्रश्नों को सही करने में सहायता करेंगी। हेमवत संप्रदाय महासांगिक की एक शाखा थी, और असंग द्वारा रचित जो वज्रछेदिका ग्रंथ है उसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के बारे में ब्यौरा प्राप्त होता है, या ये कह लीजिए कि वो महायानियों का ग्रंथ ही है। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। अब यहाँ पर जो गाथाएं लिखी गई हैं उसमें ज़्यादातर जो विदेशी हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं उनका ज़्यादा हाथ है, और बाद में इसे तोड़ा मरोड़ा गया है। नहीं तो संदीपनी नाम के जो मुनि थे उन्होंने भगवान कृष्ण को दीक्षित किया था और शिक्षित किया था, और इनके जो कुल गुरु थे वो गर्ग थे। तो इस प्रकार की जानकारियां हैं जो कि प्रामाणिक हैं। बाकी जानकारियां जो कि लिखी हुई प्राप्त होती हैं उसमें बहुत सारी छेड़छाड़। इसके बाद आप देखें, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से संबोधित किया गया है। वज्रयान ये तंत्र मंत्र और जादू टोने वाली ब्रांच है बुद्धिज्म की। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। भक्ति शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, यहाँ आपने देखा। अब देखिए, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन के द्वारा किया गया था। जो जातक कथाएं हैं उसमें से आप कुछ कथाओं को, मतलब कुछ जातकों को देखिए जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिवी जातक, ये सब बौद्ध रचनाएं हैं, कहानियां हैं इसमें कि गौतम बुद्ध का किस रूप में अवतार होता है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में चातुर्याम के नाम से जानी जाती हैं, और कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो भिक्षुओं के कल्याण मित्र के तौर पर उसे देखा जाता है। गौतम बुद्ध का ऐसा कहना था, और जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि 8 फोल्ड पाथ्स यानी जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन पर अगर कोई चलता है तो निश्चित रूप से वो जीते जी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। महापरिनिर्वाण तो मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। प्राचीन जैन कांस्य मूर्तियाँ, मतलब जो कांसे से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, वो बिहार में चौसा नाम की जगह से प्राप्त हुई हैं। चौसा एक आम की प्रजाति का भी नाम होता है, तो वो चौसा क्षेत्र में ही उत्पन्न हुआ आम का पौधा है, ठीक। और चौसा का युद्ध तो आप जानते ही हैं। तो ये कहानियां हैं। अब इसके बाद आप देखें, महासांगिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। महासांगिक, ध्यान दीजिएगा कि इसका संबंध बुद्धिज्म से है। ये वैशाली में स्थित था, और इसके अध्यक्ष थे सबकामी यानी सर्वकामी, इनका मूल नाम था। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। जो पहले जनपद थे, पहले ग्राम थे, उससे वो
बड़े कस्बे बने या बड़े नगर बने, उसके बाद ये जनपद बन गए। जनपद का मतलब आप शाब्दिक अर्थ पे एक जिले के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो एक महाजनपद का यानी एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर लेते हैं। और 16 महाजनपदों का इतिहास कहाँ से मिलता है वो आप जानते हैं, उसमें बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। देखिए 10 महाजनपद जो है वो गंगा वैली में अकेले थे। नदियों की घाटियों में सभ्यताओं का बसाव या आप कह लीजिए कि सभ्यताओं की सघनता ज़्यादा होती है। जैसे आप देखते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्यों सिंधु नदी और उसकी जो सहयोगी हैं उन्हीं के चारों ओर डेवलप हुई? क्योंकि नदियों के आसपास जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यातायात सुगम होता है नदियों के सहारे, और जो आसपास की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ऐसे में वहाँ बसना आसान होता है, और समतल जमीन होती है, जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, तो बसने के लिए सुविधा होती है। अब ऐसी चीज़ें आप देखें। और 6 जो है वो गंगा घाटी से बाहर हैं। संस्कृत ग्रंथ है महावास्तु, उसमें भी 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावास्तु में ये कहा गया है कि गंधार की जगह वहाँ पर शिव महाजनपद था, और कंबोज की जगह पे दशारण नाम का जो महाजनपद था वो पाया जाता है। मतलब कंबोज जो हम लोग देखते हैं ना आमतौर पे महाजनपद में, उसका नाम उसमें संबोधित किया गया है दशारण। शेष 14 जनपदों के नाम वही हैं जो कि बाकी अंगुत्तर और भगवती निकाय में दिए हुए हैं। इसके बाद आप देखें चुल्ल निदेश, इसमें 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को भी जोड़ लिया गया है, यानी 17 हो गया है। और गंधार के स्थान पे योन शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। अब तमिल ग्रंथ है शिलप्पाधिकारम, इसमें 3 महाजनपदों का वर्णन प्राप्त होता है। शिलप्पाधिकारम में मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख प्राप्त हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर की बुक है तो इसमें इतिहास कहाँ से आ जाएगा? कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो वो अपनी आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित होती है, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति उस समाज में रह रहा होता है। तो समाज की तत्कालीन दशा और राज्य की तत्कालीन दशा का उस पर असर पड़ता है, उसकी मानसिकता वैसी ही होती है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी 40 जनपदों के नाम हमें दिखाई देते हैं, और 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। अब देखिए यहाँ 16 की बजाय 40 जनपदों की बात की जा रही है। तो 16 महाजनपद थे, 40 यहाँ पे छोटे छोटे जनपदों की बात हो रही है, उसमें से 22 विशिष्ट थे। आगे चलते हैं। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधेय, वृजि, कलिंग और प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख, मतलब इन सभी का उल्लेख जो है आपने देखा ना 40 है तो उनके कुछ के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इनका उल्लेख हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। और महाभारत में तो अति हो गई है, 250 जनपदों का उल्लेख है। छोटे छोटे जो राज्य थे उसमें 250 की संख्या और बाकायदा नाम बताया गया। षोडश महाजनपदों में जो 14 महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे, वहाँ पे मोनार्की थी, और बाकी जो 2 थे वो रिपब्लिक थे, जिसमें कि वज्र संघ था और मल्ल संघ था, मतलब यहाँ पे गणतंत्र हुआ करता था। राजतंत्रात्मक में भी कुछ बहुत शक्तिशाली थे। पहले के समय में तो काशी, लेकिन जब 4वीं शताब्दी बीत जाती है, अंतिम समय आता है, तो उस समय से मगध ये मगरमच्छ बन जाता है और सबको निगलने लगता है। तो मगध महाजनपद ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था। बाकी कौशल, वत्स और अवंती ये भी शक्तिशाली थे और मगध से इनका टकराव होता रहता था। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान में यूपी में स्थित थे। मतलब उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। ये महाजनपद कौन कौन से हैं? काशी है यानी वाराणसी और आसपास का क्षेत्र, कौशल महाजनपद है, इसके बाद वत्स है, मल्ल है, कुरु है, पंचाल है, शूरसेन है, मथुरा वाला क्षेत्र, चेदी है, ये सब आप देख रहे हैं। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और कुरु जनपद या आप कह लीजिए कि कुरु साम्राज्य, उसका अंग एक करद राज्य था, मतलब उसको कर देता था और उसके अधीन था। इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय में भारत के जो 6 महानगर थे यानी मेट्रोपॉलिटन थे, उसमें चंपा भी शामिल थी। चंपा भी उस समय तक एक महानगर के तौर पर विकसित होती है। महापरिनिर्वाण सूत्र की अगर हम चर्चा करें तो इसमें 6 महानगरों का उल्लेख प्राप्त होता है। महानगर कौन कौन से हैं? तो चंपा का नाम आपने देखा ही, उसके अलावा साकेत है, श्रावस्ती है, राजगीर है, वाराणसी है और कौशाम्बी। वाराणसी का मतलब इसमें महानगर के तौर पे अगर देखा जाए तो भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर है, पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसके चारों ओर बसी हुई नगरी की बात हो रही है। अभी जो वाराणसी जिले का आकार है वो तो महाजनपद का आकार। इसके बाद आप देखें दीर्घ निकाय के हिसाब से चंपा नगर निर्माण योजना, मतलब चंपा नगरी की नगर निर्माण योजना, ये महागोविंद नाम के वास्तुकार के द्वारा तैयार की गई थी। और चंपा एक समय एक पिछड़ा हुआ गांव हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। और अंगराज कर्ण के समय में, मतलब जब अंग क्षेत्र का या अंग देश का राजा कर्ण को बनाया जाता है, तो वो जो कुरु लोग थे यानी दुर्योधन और धृतराष्ट्र थे, उनसे विनती करते हैं कि चंपा को ही राजधानी बनाया जाए। तो अंग महाजनपद की राजधानी बना दिया जाता है चंपा को। ऐसी कहानियां महाभारत से मिलती और तब जाकर उसका रियल डेवलपमेंट होता है। हालांकि जो बौद्ध ग्रंथ है उससे यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं मिलती है।
अब आगे आप देखें कि वैशाली के लिच्छवियों ने दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र हमारे पास है और दुनिया का पहला गणतंत्र भी हम ही, मतलब हमारे ही पास था। सुत्त निपात में या सुत्त निकाय आप कह लीजिए, उसमें वैशाली को मगध या मगधमपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के हिसाब से मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ नाम के राजा यही इस वंश की नींव डालते हैं, जो कि खुद प्रतापी और अच्छे राजा रहते हैं, दयालु और मतलब सारे आसपास के अपने राजाओं के साथ मित्रवत बर्ताव करने वाले होते हैं। लेकिन उनका बेटा जरासंध, जो कि 2 टुकड़ों में पैदा होता है, बाद में उसे मंत्र पढ़कर जोड़ा जाता है, वो निहायत ही क्रूर रहता है। शक्तिशाली और योग्य राजा तो रहता है, लेकिन उसमें क्रूरता, दबंगई रहती है। और वही दबंगई दिखाकर वो 16,000 राजाओं को अपने जो कैद खाना था, वो भी अंडरग्राउंड उसकी जेल हुआ करती थी, उसमें डाल देता है। बाद में भीम के साथ इसका द्वंद्व होता है, उसमें ये मारा जाता है और इसको मारने की ट्रिक आप जानते ही हैं, मतलब शरीर का 2 टुकड़ा करके 2 अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दीजिए, तो ये जुड़ नहीं पाता और मारा जाता है। उसके बाद जो राजा है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब कहानियाँ हैं। अब यहाँ आप देखें, अब आगे देखें, इसमें कहानी है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार और जरासंध के समय में गिरिवज्र यानी जो राजगृह था वही राजधानी थी। बाद में ये पाटलिपुत्र शिफ्ट होती है, तो वो बाद का समय। बाणभट्ट के हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख प्राप्त होता है और बिंबिसार को तो आप जानते ही हैं कि वो हर्यक डायनेस्टी से संबंधित है और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा भी गया है। जो खुदाइयाँ हुई हैं, एक्सकेवेशन का काम हुआ है, उससे ये पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था और बौद्ध भिक्षु का नाम है पिंडोला या पिंडोल आप कह सकते हैं। इन्होंने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। इनको ढालकर इनके ऊपर ऐसे पंच यानी पूरा ऊपर से ठप्पा लगाया जाता था निशान बनाने के लिए। तो चूंकि इन्हें पंच किया जाता था या पीटा जाता था, आहत किया जाता था, इसलिए इनका ऐसा नाम है। और ये चांदी के बने होते थे, ध्यान दीजिएगा। इनको बनाने वाली जो धातु थी वो चांदी थी। अब देखिए, ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इनका जो मिलने का क्रम है वो शुरू होता है और ये मौर्य काल का मध्य जो समय है वहाँ तक हमें प्राप्त होते हैं। मतलब वहाँ तक के सिक्के मिले हैं जो कि पंचमार्ग। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, हालांकि आप इससे परिचित होंगे, लेकिन यहाँ एक बार दोहरा लीजिए। इसमें अच्छी बात यह है कि वर्तमान स्थिति दी है जो कि आपको जाननी चाहिए। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा, ये बिहार में पड़ेगा फिलहाल, भागलपुर और मुंगेर जिला। इसके बाद आप आगे देखें, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, ये 2 इसकी राजधानियां थी। मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। शूरसेन, जो कि तत्काल में मथुरा के तौर पे जाना जाता है और मथुरा ही इसकी राजधानी थी और मथुरा के आसपास का पूरा एरिया उसको शूरसेन महाजनपद कवर करता है। महारानी कुंती मूल रूप से यहीं की थी। और मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं। काशी महाजनपद, वाराणसी के आसपास का पूरा एरिया, मतलब आप ऐसे समझें कि वाराणसी नगरी जो अभी तत्काल में आप देख रहे हैं वो पूरा जिला वाराणसी, प्लस आसपास में देखें तो लहुरी काशी यानी गाजीपुर, और इधर अगर आप बढ़ाएं तो इलाहाबाद तक जो पूरा बॉर्डर है यानी भदोही जिला भी उसमें घुस जाएगा। भदोही, मिर्जापुर, ये पूरा एरिया घेर कर वाराणसी महाजनपद यानी काशी महाजनपद होता था। अब इसके बाद आप आगे देखें, कोशल जो है ये श्रावस्ती और साकेत इसकी राजधानियाँ थी। श्रावस्ती और साकेत ये राजधानियाँ हैं। राजधानी का नाम आप याद रखेंगे, अयोध्या मंडल पूरा पड़ेगा, इसमें मंडल पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अयोध्या नहीं। इसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पुरानी राजधानी इसकी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर बर्बाद हो जाता है, महाभारत का जब युद्ध होता है ना, सब तोड़फोड़ मचती है, मारकाट, तो उसके बाद हस्तिनापुर ध्वस्त हो जाता है और नई नगरी बसती है इंद्रप्रस्थ, जो कि पहले से ही बसी हुई थी, लेकिन उस पर युधिष्ठिर बहुत समय तक तो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बनती है तो उसके कुछ ही समय बाद जुआ खेलते हैं, हार जाते हैं सब, तो जंगल में भटकते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं, बाद में कहीं जाकर राजा बनते हैं, तो वहाँ से इसका राजधानी के रूप में डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ये इंद्रप्रस्थ, और तत्काल में अगर हम देखें तो पूरी हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है यानी दिल्ली, उसके अलावा मेरठ और हरियाणा का जो कुछ क्षेत्र है उसको ये कवर करता है। कंबोज को आप देखें, राजापुर या हाटक इसकी राजधानी थी। राजौरी और हजारा क्षेत्र, मतलब ये कश्मीर वाला हिस्सा है, साउथ और वेस्टर्न जो कश्मीर है वहाँ पे। अशमक एकमात्र ये दक्षिण भारत का महाजनपद था। पैठन या पोतन या प्रतिष्ठानपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी, शक्तिमती भी आप किसे कह सकते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का यहाँ पे इसकी लोकेशन थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य थी। बरेली, बदायूं और इसके अलावा फर्रुखाबाद ये उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या विदेह आप कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा का मिथिला के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। इसके बाद आप वत्स महाजनपद को देख रहे हैं। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश का जो पूरा एरिया है वो इसमें कवर होता है।
मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र राजगृह या पाटलिपुत्र थी। मतलब इसके कई सारे राजधानियों के क्रम में फिलहाल गिरिवज्र और राजगृह एक ही जगह का नाम है। पाटलिपुत्र जो कि तत्काल में पटना के नाम से जाना जाता है, राजधानी अभी भी है। तो ये गंगा और सोन का मुहाना था, मतलब संगम था, और वहीं पर ये छावनी के तौर पे पहले डेवलप होता है। कैंटोनमेंट एरिया से ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो अजातशत्रु के समय में और अंततः उदयन के समय में ये पूरा अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको धारण कर लेता है। पटना नाम ये शेरशाह सूरी के द्वारा दिया हुआ है। फिलहाल मगध को हमने देखा, पटना और गया का पूरा एरिया बिहार में इसे कवर करता है। इसके बाद मत्स्य महाजनपद, जहाँ की पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, विराटनगर यानी जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, और मल्ल महाजनपद जहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। अब आप बताइए किसको निर्वाण मिला था, गौतम बुद्ध को मिला था कि महावीर स्वामी को मिला था? अच्छा, अब यहाँ देखिए पावापुरी कुशीनगर यानी जिसे कुशावती कहा जाता है, महाराजा कुश का ये राज्य क्षेत्र था। तो ये कुशीनगर और देवरिया जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। और गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी, जो कि एक समय में बौद्धिक केंद्र हुआ करता था। अब रावलपिंडी और पेशावर ये जो इलाके हैं जो कि अभी पाकिस्तान में चले गए हैं, वो इसे कवर करते थे। मतलब इतने पूरे एरिया में ये फैला हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वैश्विक संगठनों के नाम और उनके मुख्यालयों इत्यादि के नाम दिए हैं, और ये इसका पार्ट 1 है, यानी इसका एक और हिस्सा आप आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल विश्व बैंक को देखिए और उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को देखिएगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, मतलब USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। इसकी स्थापना का वर्ष है 1944 का, ठीक है। 1944 में ये स्थापित हुआ था। वर्तमान सदस्यों की अगर हम बात करें तो 189 सदस्य हैं और 174 देश हैं, ठीक है। मतलब IBRD और IDA के तौर पे आप इसे देखते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो डेविड मालपास, ये 13वें अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है, जो कि 26 जून 1945 को 30 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। भारत की इसमें सदस्यता की बात हो रही है। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से ये गाट का सदस्य है, GATT गाट। अब यहाँ आप देखें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, लेकिन उससे पहले हम विश्व बैंक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विश्व बैंक में और भी एक चीज़ है, ये जो विश्व बैंक है ये पूरा ग्रुप है, समूह है और विस्तारित समूह है। इसमें जब समूह है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जानना आवश्यक है। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यहाँ पे विश्व बैंक। पहले तो 2 सूचीबद्ध संगठनों की अगर हम बात करें तो IBRD और IDA के तौर पे इसे दिया गया था। और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD, फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा जिसे कहा जाता है MIGA, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID। ये सारे मिलकर विश्व बैंक समूह का निर्माण करते हैं। तो विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ इसको मिलकर स्थापित किया गया था। IBRD ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। IDA कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है और IFC कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। तो किस घटक का क्या काम है वो यहाँ पर दे रखा है। अब इसके साथ आप देखें कि MIGA युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों को बीमा करती है, मतलब बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ICSID निवेशकों और देशों के बीच में निवेश और विवादों का निपटारा करता है। हर घटक का आपको कार्य मालूम होना चाहिए। अब देखिए, विश्व बैंक एक ऐसा संगठन है जो कि विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था से मतलब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है और गरीबी से निपटने में भी सहायता प्रदान करता है। धन, सलाह और अनुसंधान तीनों यहाँ से मिलते हैं। 5 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो कि विश्व बैंक के सदस्य नहीं है वो भी आपको पता होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र इसका केंद्र है। तो इसमें से कौन से बाहर हैं, जैसे कि अंडोरा है, क्यूबा है, लिटेंस्टीन है, मोनाको है और उत्तर कोरिया है, ये इससे बाहर है। अब देखिए, कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन IMF और विश्व बैंक समूह का सदस्य है। तो ये एक इसमें स्पेशल जानकारी है, कोसोवो को आप याद रखेंगे, जिसमें कि IBRD और IDA भी शामिल है। अब आगे चलते हैं, जरा सा इधर वाली टेबल को पहले देख लीजिए। इसमें आपने यहाँ पर कवर करना था, ये ILO है यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। असल में 1919 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, अर्थात स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। 187 सदस्य देश हैं और इसमें वर्तमान महानिदेशक जो इसके हैं वो गे राइडर हैं, ये ब्रिटिश हैं। ILO के शासी निकाय ने गिलबर्ट F. होंगपो को संगठन के 11वें महानिदेशक के तौर पे चुना है। तो देखिए, नया परिवर्तन जो इसमें हुआ है वो आपको पता होना चाहिए।
ये 11वें नंबर के हैं और ये पदभार अपना ग्रहण करेंगे अक्टूबर 2022 से। तो जो लेटेस्ट चीज़ें इसमें हो रही हैं, लेटेस्ट वाला डाटा है वो आप जानते रहेंगे तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। गिलबर्ट टोगो से है, मतलब यहाँ टोगो जो क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इतना हमने देखा। अब अगले संगठन को देख लेते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की बात हो रही है। स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, यानी बांग्लादेश में, और मुख्यालय इसका ढाका में नहीं है। स्थापना भले ही ढाका में हुई हो, इसका मुख्यालय है नेपाल में, काठमांडू में। सदस्य देशों की अगर बात करें तो टोटल 8 सदस्य हैं। इसमें देशों के नाम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और महासचिव इसके एस्ला ह्यूआन ब्रेकन है, ये श्रीलंका के हैं मूल रूप से। अब साफ्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पर आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो समझौता है इसकी बात हो रही है और ये 1 जनवरी 2006 को लागू होता है। मतलब 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी लोग सहमति जताते हैं, और अंत में 2006 में ये प्रभावी हो जाता है। भारत में 3 बार सार्क सम्मेलन यानी दक्षेस का जो सम्मेलन है वो हो चुका है। 20वीं सार्क सम्मेलन की जो बैठक है वो पाकिस्तान में हो सकती है, अब ये संभावना है, तय नहीं। नेक्स्ट आप देखें, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो स्थापना वर्ष इसका है 24 अक्टूबर 1945 और सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट का जो है वहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में यानी यूनाइटेड स्टेट में। तो ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर स्थापना की जाए वहीं पर हेडक्वार्टर भी हो। सदस्य देश अभी टोटल फिलहाल की स्थिति जो है उसमें 193 है। एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वो इसके महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। 6 अंगों में कौन कौन से हैं? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप परिषद है, सचिवालय है। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है यहाँ उसकी बात करें तो वहाँ पर ये स्थित है। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि नीदरलैंड यानी हेग में स्थित है। तो ये न्यूयॉर्क या आप कह लीजिए कि यूएसए से जो बाहर वाला एरिया है उसमें सिर्फ आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है जो कि हेग में है। अब इसी क्रम में जरा साइड वाली टेबल यानी जो राइट साइड वाली है उसको आप देखें। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम यानी IBSA की बात अगर करें तो 2003 जून में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें सिर्फ 3 ही सदस्य हैं जिनके नाम आप वैसे भी देख रहे हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो पहचानना आसान है, सिर्फ स्थापना को आप याद रखें और नाम को याद रखें। ये डायलॉग फोरम है। इसके बाद आर्कटिक काउंसिल को अगर देखा जाए तो 1996 की ये है, नार्वे इसका सचिवालय है। नार्वे जो है आर्कटिक क्षेत्र का वो इसका सचिवालय है और सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 8 हैं। नार्वे तो होगा ही, उसके अलावा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य। ठीक है। अब इसमें भारत सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक है, उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, वो भी 2013 से। उत्तरी अटलांटिक संगठन को देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे कि हम नाटो कहते हैं और नाटो आजकल काफ़ी चर्चा में है। फिलहाल स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके कौन से हैं? जीन्स स्टोलनबर्ग जो कि नार्वे के ही है मूल रूप से, वो इसके महासचिव हैं। सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 30 हैं। ठीक है, इस नाटो में जो सदस्यता है तो 30 देशों को प्राप्त है। नॉर्थ मैसिडोनिया ये नाटो का सबसे लेटेस्ट मेंबर है, 2020 में मार्च में ये शामिल हुआ था। तो यही सब है। अब इसके बाद आप देखें GCC को यानी GCC को, जो कि खाड़ी सहयोग परिषद कही जाती है। मई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका सऊदी अरब में है, रियाद जो क्षेत्र है वहाँ पे। और नई फलाह मोहम्मद अली हजरफ, ये इनका पूरा नाम है। यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है उसे आप सही ढंग से डिकोड करेंगे। तो ये जो हजरफ है ये इसके महासचिव हैं और मुख्यालय आपको पता होना चाहिए क्योंकि जगह पूछ ली जाती है, सचिव का नाम भी पूछा जा सकता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिस्ट के फॉर्मेट में दी हैं। सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? ये खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब है, बहरीन है, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात है और ओमान, कतर और कुवैत है। फारस की खाड़ी को घेरने वाले जो देश हैं उसमें बहरीन, ईरान, इराक, फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्सिया की हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके बाद अब UNDP की ओर देखिए, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और स्टेनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 170 देशों से ये मिलकर बना हुआ है या उनकी सदस्यता से मिलकर बना हुआ है और कई सारे क्षेत्रों में ये उन देशों के साथ मिलकर काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका दायरा सिर्फ उतने तक सीमित है, चूंकि एक विकास कार्यक्रम है तो विकास कार्यक्रम का दायरा पूरे विश्व भर का हो सकता है। हालांकि जो सदस्य हैं वहाँ पर इसका सक्रिय योगदान है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी को देखें, रोम जो है इटली का, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना इटली में हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है यानी नीदरलैंड में। और 1 जुलाई 2002 को इसकी नींव रखी जाती है। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या है 123 और इसके अध्यक्ष जो है वो पोलैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, पियोत्रे हामुनस्की, ये इसके अध्यक्ष का नाम है और पोलैंड के निवासी हैं, तो ये आप इनके नाम को देख सकते हैं। इसके बाद आईसीसी ने जुलाई 2002 का जो समय था उसमें रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन शुरू किया था। ये सब कहानियां हैं, मतलब जो सांसारिक गतिविधियां हैं उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। जो फैक्ट हैं वो आपके काम के हैं और वही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि संख्या, डेट या फिर मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, यहाँ टेबल आपने कंप्लीट की। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में, स्थापना का समय है। मुख्यालय इसका ढाका में है और सदस्य देश कुल मिलाकर 7 हैं। जो सदस्य हैं वैसे आप जानते होंगे, इसमें नाम जो है शॉर्टकट उसका उसी रूप में रखा भी गया है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 सदस्य हैं। महासचिव इसके तेंजिंग लेकफेल हैं, इनका नाम आप याद रखें। पहली, दूसरी और तीसरी, ध्यान से देखिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी बिम्स्टेक की जो बैठक थी या सम्मेलन था वो बैंकॉक, क्रमशः इसमें देखेंगे, पहला वाला बैंकॉक में, दूसरा वाला दिल्ली में और तीसरा वाला नेपिडा में हुआ था। चौथा वाला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2018 का वो नेपाल में हुआ था यानी काठमांडू में हुआ था और 5वां वाला हुआ था कोलंबो में, यानी 2022 का जो था वो कोलंबो में यानी श्रीलंका में हुआ। इसके बाद आप आगे चलें, मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से भाग लिया क्योंकि पेंडेमिक का दौर चल रहा था और 5वें बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र श्रीलंका के द्वारा इसे होस्ट किया गया। 2022 की बिम्स्टेक की स्थापना के 2022 का जो बिम्स्टेक सम्मेलन है वो इसकी स्थापना के 25वें वर्ष को चिन्हित करता है और थीम क्या थी, एक लचीला क्षेत्र या एक लचीले क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही थी और साथ में लोगों के स्वास्थ्य की चर्चा की गई और अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करने की बात की गई, क्योंकि कोरोना वायरस या इस तरह के जो भी पेंडेमिक होते हैं वो न सिर्फ स्वास्थ्य को खराब करते हैं बल्कि लोगों की जेबों को भी ढीला कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, FAO को देख लेते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB को देख लेते हैं। पहले हम FAO के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का जब समापन होता है दुनिया में थोड़ी शांति बहाल होती है, लोग शांत रहना चाहते हैं क्योंकि 2 लगातार लड़ाइयाँ लड़कर लोग थक चुके थे, अशांति ही अशांति थी। तो शांत करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं और फिर पहल होती है और अनेकों संगठनों की स्थापना होती है। जैसी आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से संगठन स्थापित किए जाते हैं। फिलहाल ये FAO को अगर आप देखें तो इसका मुख्यालय रोम में है यानी इटली में। संगठन में 194 सदस्य राष्ट्र हैं और 1 सदस्य संगठन और 2 सहयोगी सदस्य हैं, मतलब 1 जो है वो सदस्य है और बाकी 2 जो है वो सहयोगी हैं। इसके जो महानिदेशक हैं वो चाइना के हैं, इनका नाम है कू डोंग यू, अच्छा नाम। अब इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक को आप देखें, NDB शॉर्टकट में, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई में है यानी चीन में। अध्यक्ष इसके मार्कोस प्राडो ड्रायोजो हैं जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं, ये ब्राज़ीलियन हैं। अब यहाँ ब्राज़ील तो सदस्य होगा ही, 7 सदस्य टोटल हैं। इसमें रूस है, भारत है। ध्यान से आप देखें NDB में कौन कौन मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ से बना है प्रश्न और बनेगा। देखिए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और UAE। और संभावित सदस्य यानी आगे किसको किसको सदस्यता मिल सकती है, तो उसमें मिस्र और उरुग्वे का नाम आता है कि इन्हें बाद में सदस्यता मिलने की संभावना है। NDB की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी करीब $100 बिलियन और NDB की जो आरंभिक अभिदान पूंजी थी वो करीब $50 अरब थी। मतलब अधिकृत पूंजी की अगर मात्रा देखिए तो वो $100 बिलियन है, अच्छी खासी पूंजी थी। आसियान को देखिए, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये समूह है। बैंकॉक में इसकी स्थापना की घोषणा होती है 8 अगस्त 1967 को और इसका जो सचिवालय यानी सेक्रेटरीट है वो जकार्ता में है। जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में है और संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया है, क्योंकि इसमें जो मुख्यालय है या सचिवालय आप कह लीजिए वो आपका इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया का इसमें ज़्यादा राइट भी है। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, इसमें कई सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। और आसियान घोषणा पे ये सब हस्ताक्षर करते हैं, सहमति जताते हैं। फिलहाल वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो इसमें 10 सदस्य हैं। ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। और कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल होता है। तो ये कौन कब शामिल हुआ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो लेटेस्ट वाला अगर हाल फिलहाल में कोई शामिल हुआ है तो वो आपको मालूम होना चाहिए।
अब यहाँ पे आसियान यूथ 2022 के बारे में कहा गया, मतलब आसियान ने 2022 का जो वर्ष था उसको आसियान युवा वर्ष के तौर पे घोषित किया। ये नाम उसी को दर्शाता है, युवाओं को समर्पित एक वर्ष। साथ में ये भी बताया गया कि इसका जो शिखर सम्मेलन है 2022 वाला आसियान का, वो आपका कंबोडिया में हुआ था और आसियान भारत माल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 1 जनवरी 2010 को ये लागू हुआ। तो भारत के साथ क्या तालमेल है वो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आसियान के बारे में यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी में दे रखा है, वही चीज़ें हैं जो कि हमने पीछे हिंदी में देखी है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी को देखें, जैसे हमने यूएनडीपी को देखा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की क्या पहल है। तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को 1972 में। सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 193 हैं और फिर फिलहाल कार्यकारी निदेशक की अगर हम बात करें तो वो इंगर एंडरसन है, ई एंडरसन भी आप इन्हें कह सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलें, एपेक को देखिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको कहा जाता है और स्थापना इसकी 1989 में कैनबरा में हुई थी, कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया, और सचिवालय इसका सिंगापुर में। स्थापना हुई थी ऑस्ट्रेलिया में और सचिवालय इसका सिंगापुर में। फिलहाल इसमें 21 सदस्य देश हैं और कार्यकारी निदेशक का नाम है रिबेका फातिमा। और भारत एपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एपेक में ये सदस्य नहीं है। भारत किसका किसका सदस्य है और जिसका जिसका सदस्य है उसके बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जिसका मेंबर नहीं है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। और देखिए, थाई पीएम प्यूत चॉन ओ चॉ, ये नाम थोड़ा विचित्र है। थाईलैंड और थाई जो भाषाएं हैं उनमें ऐसे ही बोला जाता है। तो ये एपेक के अध्यक्ष बने। अब इसके बाद आगे चले आप, यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, UNFPA। तो स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। न्यूयॉर्क शहर इसका मुख्यालय है USA का और कार्यकारी निदेशक इसकी नतालिया कनेम है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है और हमारा मिशन एक ऐसी दुनिया को विकसित करना है जहाँ पे रिप्रोडक्शन और जो प्रसव की सुविधाएं हैं वो सुरक्षित हों और हर युवा अपनी क्षमता को पूरा प्राप्त कर सके। मतलब कुपोषण को मिटाना और मातृ मृत्यु दर को कम करना और जो जन्म दर है उस पर नियंत्रण करना। मतलब जनसंख्या से इसका संबंध है। तो जनसंख्या पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और जो मौजूदा पॉपुलेशन है उसको किस प्रकार से स्वस्थ और विकसित रखा जा सकता है, इस पर इसका फोकस। इसके बाद आप यूनिसेफ को देखेंगे और यूनेस्को को देखेंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। सबसे पहले हम यूनेस्को को देखने जा रहे हैं। तो यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसको अगर आप हिंदी में देखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मतलब इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। शैक्षिक क्षेत्र में भी ये काम कर सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ले आ सकता है और सांस्कृतिक लिहाज से भी देख सकता है और ये देखता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस जो फ्रांस का है वहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। 193 इसमें सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है और सहयोगी जो है वो इसमें 11 है। महानिदेशक का नाम ऑनरे एजोले है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। नाम से आपको वैसे भी अंदाजा लग जाएगा। ये यूनेस्को के महानिदेशक के पद पे एक बार फिर से चुने गए दोबारा। अब यहाँ पे यूनिसेफ को आप देखें, दिसंबर 1946 में ये स्थापित हुआ था। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और कैथरीन रसेल जो है वो इसकी कार्यकारी निदेशक है। यूनिसेफ 190 से ज़्यादा देशों के साथ मिलकर काम करता है। विश्व पर्यावरण संगठन, माफ कीजिए, विश्व पर्यटन संगठन को अगर हम देखें, WTO, इसको आप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लीजिएगा। ये आपका जो टूरिज्म वाला सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1975 को हुई थी। मैड्रिड इसका मुख्यालय है, स्पेन वाला। महासचिव इसके जुराब पोलोलिकास्ट्री है और सदस्य इसके 160 हैं। मतलब इसमें सदस्यों की संख्या 160 है। ओपेक को देख लीजिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये पूरा गुट है। 1960 में ये जो बगदाद वाला इलाका है यानी इराक में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। वियना जो है ऑस्ट्रिया का, वहाँ पे ये इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य जो संस्थापक सदस्य हैं कुछ बाद में आकर जुड़ते हैं और कुछ एकदम से स्थापना के समय रहते हैं। तो जो स्थापना के समय वाले फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला ये आते हैं। और वर्तमान में इसमें 13 जने जुड़ चुके हैं। ईरान, इराक, कुवैत तो है ही है, उसके अलावा सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबून, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो जो है वो सबसे नया सदस्य है जो कि 2018 में जुड़ा था। महासचिव का नाम है मोहम्मद सानुकी बरकिंडो। 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। तो ऐसे लोग सदस्यता छोड़कर भी बाहर जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ टेबल लंबी है। नीचे हम लोग IMF को देखेंगे और उसके बाद WMO को देखेंगे। तो IMF की अगर चर्चा करें यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की,
तो 1944 में ये स्थापित हुआ था और 27 दिसंबर 1945 से ये शुरू होता है। स्थापना हुई, उसके बाद शुरुआत का जो गैप है वो भी आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यूएस में। और यहाँ आप देखें सदस्य देशों की अगर मात्रा, तो 190 जो है वो आईएमएफ से जुड़े हैं और 190वां जो सदस्य देश है वो अंडोरा है, अंडोरा की रियासत है। WMO को देखिए, यानी जो ये मौसम विज्ञान संगठन है, 23 मार्च 1950 को ये स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नीचे रह गई है। महानिदेशक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की निवासी है। और इसके जो मेन इकोनॉमिस्ट है यानी अर्थशास्त्री हैं वो पियरे ओलिवर है। भारत भी इसका सदस्य है, भारत के पास इसकी सदस्यता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड ट्विंस के रूप में जाना जाता है। ब्रेटन वुड कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा, फिलहाल यहाँ पे ब्रेटन वुड ट्विंस के तौर पे इसे जाना जाता है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, मतलब शुरुआती दौर से। IMF ने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह पे फ्रांस में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गॉरिंचस को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। और गीता गोपीनाथ एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इनका परिचय आप देखें। और पहले ये उप प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं IMF में। उन्होंने 2019 और 2022 के बीच में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया था। तो इस समय मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, कुल मिलाकर आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब हम दो चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो IAEA को देखेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में स्थापित हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया का जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। कुल मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या 175 है। नया सदस्य टोंगा है, जो कि 2 मार्च 2022 को जुड़ा है, तो ये जानने योग्य चीज़ है। महानिदेशक अर्जेंटीना के हैं और इनका नाम है राफेल मारियानो ग्रॉसी। अब यहाँ पे यूनिडो को देखिएगा आप, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। नवंबर 1966 में ये स्थापित होता है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका भी हेडक्वार्टर है। 170 सदस्य हैं। और ग्रेड मुलर ये इसके महानिदेशक हैं। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखिए, ADB। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका मनीला यानी फिलीपींस में है। सदस्य देश हैं 68 और इसमें नवीनतम जो है वो न्यू है। अध्यक्ष की बात करें तो ये मत्सुगु असाकावा है, जापान के रहने वाले हैं। भारत भी इसका सदस्य है, आपको पता होना चाहिए। 31 दिसंबर सन 2020 तक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात यानी 15.571% और चीन के पास अगर देखें हम शेयरों का अनुपात तो 6.429%, जबकि भारत के पास 6.317% और ऑस्ट्रेलिया के पास 5.773%। इतनी पार्टनरशिप है या इतना शेयर है। अब आप देखें दूरसंचार संघ को यानी ITU को, स्थापना इसकी 17 मई को हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड 17 मई ये 1865 का स्थापित है, यानी काफ़ी पुराना है। ध्यान से देखिएगा इसकी जो स्थापना का समय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हॉलिन झाओ इसके फिलहाल में महासचिव हैं और 193 सदस्य राज्य हैं। 900 से अधिक कंपनियों की सदस्यता यहाँ पर है, मौजूद है। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO को आप देखेंगे। स्थापना इसकी 15 जून 2001 में चीन में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में है, यानी चीन में ही है। महासचिव इसके झांग मिंग है, जो कि अच्छा नाम है, मतलब चाइनीज भाषा। और सदस्य इसके अगर देखे जाएं तो संगठन में कुल मिलाकर 8 सदस्य राष्ट्र हैं। भारत इसका सदस्य है। उसके अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। मतलब जो संयुक्त सोवियत संघ को आप देख रहे थे ना, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र अलग हुए वो इसमें से कुछ इसमें सदस्य दिखाई दे रहे हैं। बाकी चीन तो है ही है, चीन इसमें रहेगा ही, रूस भी है। तो इतने सारे आपने देखे। कुल मिलाकर मेंबर जो है वो 8 हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस ये मोटे तौर पे, और बाकी कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। अब आगे चलते हैं, यहाँ नाम को देख लीजिए, यानी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है और इसकी स्थापना होती है 1961 में बेलग्रेड यानी जो सर्बिया का क्षेत्र है वहाँ पे। मुख्यालय इसका मध्य जकार्ता में है, मतलब इंडोनेशिया में है। सदस्यता इसमें 120 राष्ट्रों को प्राप्त है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन होता है, इसकी समिट होती है, वो बेलग्रेड में संपन्न होती है। अफ्रीका के 53 देश, यहाँ अगर महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के 53 देश, एशिया के 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से अगर देखें तो 26 और यूरोप से बेलारूस और अजरबैजान ये 2 देश यहाँ से,
और 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि नाम में पर्यवेक्षक का काम कर रहे हैं। सदस्य तो है ही हैं, उसके अलावा जो पर्यवेक्षक हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी। शंघाई 5 एक आपसी सुरक्षा समझौता है जो कि 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये एक सूचना है। अब देखिए, शंघाई सहयोग संगठन से जुड़ी हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। जैसे कि एक चीज़ और बताई गई है कि देखिए 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई में भेंट मुलाकात की थी और आपस में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। SCO चार्टर पर 7 जुलाई 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे, शंघाई सहयोग संगठन वाला, और 19 सितंबर 2003 से ये लागू होता है। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमेमें शामिल होते हैं, बाद में शामिल होते हैं, और अब जाकर इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या हो गई है 8। गुट निरपेक्ष आंदोलन में रह क्या गया था, इसमें बचा हुआ था कि 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, घाना के राष्ट्रपति नकरमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की एक पहल के माध्यम से इसको स्थापित किया था। तो इसमें पहल किसकी है? हमारी। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौते को देख लेते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा था और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इससे पहले वे 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं और अपनी ऐतिहासिक यात्रा को पूरा करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलते हैं और उनके साथ 78 लोग और रहते हैं, जो कि दांडी, जो कि अहमदाबाद से करीब 240 मील दूर स्थित था समुद्र के किनारे, वहां तक, मतलब दांडी एक गांव का नाम है, तो वहां तक ये पैदल यात्रा करते हैं। समय लगता है इसमें, 24 दिन की यात्रा रहती है। अंत में 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहां सांकेतिक रूप से नमक को उबालकर, मतलब पानी को उबालकर नमक बनाने का काम करते हैं और अंग्रेज उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि गांधी महोदय केतली भर खारे पानी को उबालकर नमक निकालकर नमक कानून तोड़ने की और हमें भगाने की सोच रहे हैं। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि उस पानी को हम तब तक खौलाएंगे जब तक कि हमारा स्वराज हमें मिल नहीं जाता और हमें डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 2 नवंबर 1929 को देश के सभी जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें इकट्ठा किया जाता है और एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसको कि दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। तो वो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया था और सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो डेडलाइन थी वो 31 जनवरी 1930 तक की थी। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया और इसकी वजह से उत्तेजना फैल जाती है, मतलब लोग जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं। कलकत्ता, मद्रास और कराची आदि नगरों में काफ़ी हिंसक प्रदर्शन होते हैं। 4 मई 1930 को गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं, जब उन्होंने ऐलान किया कि धरसड़ा नमक कारखाने पर वो अपने साथियों के साथ धावा बोलने वाले हैं और अपना नमक कानून तोड़ने वाला जो अभियान है उसको लगातार जारी रखेंगे। तो अंग्रेज डर के मारे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन वो जो धरसड़ा वाला सत्याग्रह था वो तब भी होता है, इनके जो सहयोगी हैं वो करते हैं वहाँ जाकर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लीडर्स को आप देखेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये वेदारण्यम और त्रिचिन्नापल्ली जो था वहाँ के बीच में नमक यात्रा अपनी करते हैं और जैसे गांधी जी ने किया था, मतलब झुंड लेकर ये गए थे नमक बनाने, तो वैसा ही काम ये भी अपने सहयोगियों को लेकर करते हैं। 30 अप्रैल 1930 को ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब इसके बाद के केलप्पन, ये कांग्रेसी नेता थे और वाईकोम सत्याग्रह ये शुरू करते हैं। सरकारी नमक कानून का विरोध करने के लिए ये भी कालीकट से लेकर पय्यानूर तक की यात्रा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इसमें सक्रियता से जुड़े हुए थे। 17 अप्रैल 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया। ध्यान से देखिएगा इसे, आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया और संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इस मामले में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप पी कृष्णा पिल्लई को देख रहे हैं। तो पी कृष्णा पिल्लई ने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की थी और 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पे पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसकी इन्होंने भत्सना यानी निंदा की थी। बाद में इन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया था। तो ये आप देखें। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अपने सेवियों के साथ गांधी जी वाले नक्शे कदम पर चलकर आंदोलन कर रहे थे और इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, सीमावर्ती क्षेत्रों का गांधी। खुदाई खिदमतकार, जिसे कि लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था, उसका इन्होंने संगठन बनाया था। अब यहाँ सरोजनी नायडू की ओर चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। वैसे अगर महिला के तौर पर देखें तो एनी बेसेंट थी,
धरसड़ा नाम के स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि गांधी जी लीड करने वाले थे, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद सरोजनी जी करती हैं। धरसड़ा में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मणिलाल थे, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में निकट सहयोगी रहे इमाम साहब थे, ये लोग भी शामिल थे और वहां पर धावा बोल दिया जाता है। अब हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। यहाँ कुछ शब्दों के पर्यायवाची दे रखे हैं। जैसे मंदिर का पर्यायवाची अगर आप देखें तो देवालय, देवस्थान, देवगृह, ईशगृह, पूजा गृह, शिवालय, शिवाला, ये सब हो सकता है। मंगल का अगर हम पर्यायवाची देखें तो हित, इसमें हित, कल्याण, भलाई, उपकार, भला, नेकी, परोपकार, ये सारे शब्द इसके पर्यायवाची हैं। मंजुल, ये जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची चित्ताकर्षक, मनोरम, मनोहर, लुभावन, मनहर। और मंडित का पर्यायवाची विभूषित, सुशोभित, सज्जित, सुसज्जित, अलंकृत, अमलंकृत, अमलंकृत, ध्यान दीजिएगा ये शब्द है। और मंदन के लिए जो पर्यायवाची है उसमें मंद, धीमा, अशीघ्र, वेगहीन, अद्रुत, द्रुत मतलब होता है तेज, तो उसका उल्टा अद्रुत। मक्कार के लिए धूर्त, दगाबाज, खोटा, छली, वंचक, प्रपंची, चालबाज, ऐसे जो इसमें पर्यायवाची है उन्हें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए मक्खन के लिए जो पर्यायवाची है उसमें आप दधिसार को देख रहे हैं। माखन, नवनीत, लोन, ये सब कहा जाता है, लोनी कहा जाता है। मधु का पर्यायवाची शहद, वसंत, वसंत द्रव इसको कहते हैं असल में, या वसंतासव कहा जाता है। शराब भी, जो शराब है उसके लिए भी मधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना आपने देखी है मधुशाला, तो वहाँ पर शहद के छत्ते की बात तो हो नहीं रही है, वहाँ पे शराब खाने की बात हो रही है। और मदिरा को कहते हैं इसके अलावा चैत्य मास, कुसुमासव, और मकरंद भी बोलते हैं, पुष्पासव भी बोलते हैं, माक्षिक भी बोलते हैं, आसव भी बोलते हैं, भ्रमराज और माक्षिक, सुधा, इस तरह के बहुत सारे संबोधन है। सोमरस भी कहीं कहीं कह दिया गया। महादेव के लिए जो पर्यायवाची हैं तो बहुत सारे हैं, अब यहाँ सब दिए हुए हैं, हालांकि सब नहीं है लेकिन जितने आवश्यक है। शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, हर जो है ना ये भी भगवान शिव का पर्यायवाची है। इसके बाद गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, ये महेश्वर है असल में, महेश्वरी तो पार्वती जी को कहा जाता है। अच्छा, गिरजापति, गिरजा पार्वती जी का नाम है, उनके पति। कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, श्रुतिकंठ, मदनारी, इंदुशेखर, चंद्रमौली, पिनाकी, भूतेश, मदन रिपु, महेश्वर, विधुशेखर, शशिशेखर, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट, मंथन के लिए मतलब मथना उसका तात्पर्य होता है, तो इसके लिए संघर्षण, बिलोना और अवगाहन जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस टेबल का जो दूसरा हिस्सा है मतलब कॉलम जो राइट साइड वाला है उसको देखते हैं। मान्य के लिए जो पर्यायवाची शब्द है उसमें माननीय, पूज्य, पूजनीय, सम्माननीय, समादरणीय, गणमान्य, श्रद्धेय, कुलीन, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। माया शब्द के लिए धोखा, छल, प्रतारण, प्रपंच, अस्तित्व रहित भी कहा जा सकता है, मार्मिक कहा जा सकता है, हृदय विदारक कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि माया शब्द जो है उसका पर्यायवाची यहीं तक है। ठीक है, मार्मिक के लिए अलग पर्यायवाची है, उसमें हृदय विदारक, मर्मभेदी, मर्म स्पर्शी यानी हृदय को छूने वाला, मर्म मतलब हृदय होता है, और मर्मांतक, ये सारा जो है ये मार्मिक का पर्यायवाची है। मिलन का पर्यायवाची संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेंट, समागम, ये सब हो सकता है। मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, इसके अलावा सुहृद, ये पुराने समय में कहा जाता था। और उसके अतिरिक्त वयस्क भी कहते हैं। वयस्क का मतलब क्या कि समान आयु का। और संगी, सपक्ष और सहचर, सहृद, साथी, ऐसे बहुत सारे संबोधन हैं। मीठे के लिए जो पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं सरस, सुरस, स्वादु, मिष्ठ, मधुर। मुकदमे के लिए दावा, मामला, केस, नालिश, वाद, मुक्त, ये सब है। और स्वतंत्र का जो पर्यायवाची है उसमें अगर आप देखें तो स्वच्छंद, आजाद, मुक्त, खुला, छूटा, उन्मुक्त, इस तरह के शब्द आते हैं। मुख के पर्यायवाची में बहुत सारे आप जानते हैं, इसमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो कि आप परिचित नहीं होंगे उनसे। अब इसमें मुख का देखिए, मुंह होता है, आनन होता है, वदन भी कहा जाता है, मुखड़ा भी कहा जाता है, चेहरा भी कहा जाता है। हालांकि मुख का शब्द अगर मुख शब्द का प्रयोग अगर यहाँ पे हमारे होठों और अंदर की दांत वाली संरचना से किया गया है तो वो अलग चीज़ है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद मुख्य के पर्यायवाची के तौर पे प्रधान, प्रमुख, प्रवर, वरेण्य, खास, इस तरह के सब जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मुग्ध के पर्यायवाची में तल्लीन, मोहित, आसक्त, लुब्ध, आकृष्ट। मूंगे के पर्यायवाची में प्रवाल, विद्रुम, मूंगा जो है ये समुद्र से प्राप्त होने वाला एक जीव है, तो विद्रुम, रक्तमणि, रक्तांग और प्रवाल जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मूर्ख के पर्यायवाची में मूढ़, अज्ञानी, जड़गंवार, निर्बुद्धि, अज्ञ, नासमझ, मंदधी या मंदबुद्धि, बेवकूफ, अबोध, इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। मुर्गे के लिए तमचूर या ताम्रचूड़, इसके अलावा अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरणायुध, ये सब कहा जाता है।
और मुनि के लिए जो पर्यायवाची इस्तेमाल होते हैं उसमें योगी, तापस, तपस्वी, व्रती, साधु, ऋषि, संत। मृत्यु के लिए अंतकाल, इंतकाल और देहांत, प्राणांत जैसे जो शब्द हैं वो प्रयोग किए। आप देखें मछली के लिए मीन, मत्स्य, शफरी, झक, जल जीवन, मकर ऐसे संबोधन इस्तेमाल होते हैं। निधन के लिए अगर आप देखें तो मौत, देहावसान, स्वर्गवास, शरीरांत। और मेघ के लिए धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत और बादल जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर हम इस मॉड्यूल को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।